खोज खबर में बात होगी कि क्या प्रदर्शन बिकता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा और अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि शाहीन बाग का प्रदर्शन पैसों के बदौलत किया जा रहा है, पैसों के चलते लोग वहां पर बैठ रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है, दोनों पक्ष जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह देखते हैं कि सीएए में देश भर में अपने चल रहे अभियान के तहत आज अमित शाह ने बिहार में क्या कहा। नागरिकता संशोधन कानून पर पूरे देश में डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस कानून के जरिए मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इस मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 15 दिसंबर से 20 सड़क पर धरना किया जा रहा है। सीएए को लेकर देश में डर का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार लोगों को जागरूक करने की कोशिशों में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के वैशाली में थे। अमित शाह ने यहां नागरिकता कानून को लेकर जागरूकता रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएए के विरोध में कांग्रेस, ममता एंड कंपनी ने देश में दंगे करवाए हैं। जब सीएए कानून लेकर आए, देश में इन लोगों ने एक भ्रामक प्रचार किया, देश की जनता को और विशेषकर माइनॉरिटी को गुमराह करने का काम किया और देश में दंगे फैलाने का काम किया। मैं आज इस ऐतिहासिक मैदान पर कहने आया हूं, पहले 3-4 दिन जो दंगे हुए, इसका पूरा जिम्मेदारी और दोष एक कांग्रेस, ममता एंड कंपनी का है। कांग्रेस पार्टी ने देश में दंगे कराए हैं। तो अब बड़ा सवाल यह भी बन गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने देश में दंगे कराए हैं। इसी पर आज बड़ी बहस होगी और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि शाहीन बाग के प्रदर्शन की हकीकत क्या है, किन कारणों से प्रदर्शन हो रहा है और वहां के लोग सीएए, एनआरसी और साथ ही साथ एनपीआर के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या उन्हें सही जानकारी दी जा रही है। यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका दावा बार बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग कर रहे हैं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के एक बड़े मुस्लिम चेहरा, जो एक बड़े बैंकर रह चुके हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौलाना शाजिद रशीदी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने सटीक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आसिफ खान साहब हैं, एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से और एक ऐसे राजनीतिक घराने से आते हैं जिसका राजनीति के अंदर लंबा, दशकों पुराना पैठ रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं, अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ आज स्वामी विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और सवाल यहां पर हो रहा है कि हिंदू मुसलमान में देश को क्यों बांटा जा रहा है, इस पर भी हम बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने दंगे कराए हैं? क्योंकि जामिया और आपके इलाके में जो दंगे हुए हैं उसमें एक आरोपी आप भी हैं। क्या आपने लोगों को भड़काया सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ? देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्टूडेंट्स के ज़रिए प्रोटेस्ट किया गया और जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहा है, उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, ना उसको किसी पॉलिटिकल सर, मैं शाहीन बाग पे भी आ जाऊंगा, लेकिन यहां सीधा सवाल अमित शाह जी उठा रहे हैं कि टीएमसी और कांग्रेस ने दंगे कराए हैं और जामिया में जो हुआ, उस इलाके में जो हुआ, शाहीन बाग में हुआ, उसमें जो एफआईआर हुई है उसमें आपका भी नाम एज ए एक्यूज शामिल है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने मुसलमान लोगों को भड़काया? देखिए, जो 15 दिसंबर को 3:30 बजे जो बसेस जली हैं उसमें लीड रोल मेरा दिखाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जामिया आपने बसें जलाई में भी, आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैं 15 तारीख को 3 बजे से 4 बजे के बीच में शाहीन बाग में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहा था, जहां मुकामी एसीपी भी मौजूद थे और थाने के एसएचओ भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैं तकरीबन 1000 लोगों को एड्रेस कर रहा था जब आश्रम पे पहली बस जली है। और मेरी स्पीच है वो वायरल की जा रही थी, लाइव चल रही थी। इसीलिए मैं जामिया नगर थाने में गया सरेंडर करने के लिए। नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला कि मेरा नाम एफआईआर में है, तो मैं खुद थाने चलकर गया और मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो मैं, अगर आपकी निगाह में मैं दंगाई हूं, तो कोई भी दंगाई कानून से ऊपर नहीं है, उसको खुलेआम घूमने का कोई राइट नहीं है। अगर मैं आपकी निगाह में दंगाई हूं और आपके पास अगर सबूत है तो आप मुझे अरेस्ट कीजिए। तो मुझसे हायर, मतलब दंगे कांग्रेस और टीएमसी ने नहीं कराया, आप लोगों का कोई रोल नहीं है लोगों को भड़काने में, उकसाने में?
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और नहीं था। वो मंच है, पब्लिक का मंच है, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इनवाइट किया जाता है। जब तक वो स्पीच देते हैं अपना, आप तो बीजेपी वालों को इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी का मंच है। आपने बीजेपी को नहीं किया, आपने जेडीयू को नहीं किया, वहां के लोगों को नहीं किया, आपने माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं किया, आपने कई ऐसे नामों को नहीं किया जो सीएए के समर्थन में है। आपने तो खुद केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो कि आपके बड़े भाई हैं, उनको बुलाना चाहिए था, जो सीएए के पक्ष में, एनआरसी के पक्ष में और एनपीआर के पक्ष में खड़े हुए हैं। देखिए हम और आपकी इतनी पुरानी पॉलिटिकल विरासत है, इस देश को आपने हमेशा लीड किया है, आपकी फैमिली ने माइनॉरिटीज मामले में, तो आपको तो रखना चाहिए इन पक्षों को सामने। देखिए मैंने बार बार पिछले 15-20 दिन से मैंने कोशिश की है, जो भी स्पोक्समैन आए, या कल मैंने शाहनवाज साहब से कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप भी उस स्टेज को शेयर करें। अगर आप अपनी बात वहां रखना चाहते हैं तो हम जहां ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की लिमिटेशन शुरू होती है, वहां हम गुलदस्ता लेके, बुके लेके बीजेपी के लोगों का या जो डेलीगेशन गवर्नमेंट का आता है उसका इस्तकबाल करने के लिए आपको हम खड़े नजर आएंगे। ये ऑफर जफर भाई को देंगे। जफर भाई, बिल्कुल जफर साहब ऑफर दे रहे हैं। जाएंगे आप शाहीन बाग, बताएंगे लोगों को कि वो गलत भ्रम में पड़े हुए हैं, में जो मुखालफत हो रही है वो गलत है। बताएंगे जफर भाई, बताइए। मैं जफर साहब, मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूं और पिछले 15 दिन से कर रहा हूं कि आपका कोई डेलीगेशन आए, हम मोस्ट वेलकम, सर आंखों पर आपको बिठाएंगे। आप वो कंफ्यूजन जो आपने क्रिएट कर रखा है, अगर उसकी जो शंकाएं, मतलब आप भी मान रहे हैं कि आपने भी कंफ्यूजन क्रिएट किया है और इन्होंने भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। हकीकत से इस पूरे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। जो फैक्चुअल स्थिति है, जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, वो अलग है और ये शाहीन बाग का प्रदर्शन बिल्कुल अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक डेलीगेशन को बैठे और डायलॉग के जरिए मैं जवाब देना चाहता हूं दीपक भाई, मसले हल हो जाए, हम आपका जफर भाई बोलिए, स्वागत करेंगे। जफर भाई बोलिए। ये सवाल मैं शाजिद साहब के पास लेना चाहता था, मौलाना साहब के पास, लेकिन जफर भाई आप बोलिए। देखिए मैं 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि जब देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं अनेक बार, देश के गृह मंत्री एक बार नहीं अनेक बार ये बात को दोहरा रहे हैं कि देश के मुस्लिम समाज के और किसी वर्ग को भी, और ख़ासकर मुस्लिम समाज के किसी भी लोगों को, किसी एक फर्द को भी कोई भी खतरा नहीं है इस सीएए से, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी बात को मानना चाहिए, ना कि स्पेकुलेशन, लोग स्पेकुलेट करें। दूसरी बात, कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसमें जिस एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में रोका नहीं। आसिफ भाई रुक, सुन तो लीजिए। कपड़ों से इनको पहचान लीजिए, ये भी प्रधानमंत्री ने एक मिनट सुन तो लीजिए। आप मीटिंग में एक एड्रेस में कहा था ये पब्लिक। तो मैं सुन लीजिए, अभी आपको मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं। अपना भी वीडियो जो जारी किए थे वो भी आपको याद रखना चाहिए। खत्म हो रहा है, जो आप धमकी दे रहे थे कि यहाँ इतने मुसलमान हैं, आपने वीडियो जारी किया था कि पुलिस 15,000 लोग हैं, ये धमकी आप दे रहे थे। हमारे यहाँ इतने मुसलमान हैं, हम सब निकल के आएंगे। ये आपके परिवार की परंपरा नहीं थी जो आपने किया था। वो एक मिनट में जरा जवाब दे दो पूरे तौर से, इनके बाद आप एक मिनट मौजूद वक्त फाइन टूट रहा है, मैं आपके पास आसिफ साहब जवाब दीजिए। मोहम्मद खान ने बाजाबता एक वीडियो जारी किया था जिसमें थानेदार पुलिस को चुनौती दी थी कि इतने मुसलमान निकल के आएंगे। अगर संघर्ष करना है या हिंदू मुसलमान करने की इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? और मैं ये कह रहा हूं कि एक बार आप आग लगा दीजिए और दूसरे बात किसी को इनवाइट करिए कि आओ हमारे मंच पर बोलो। इसका क्या मतलब है भाई? आप बिल्कुल आग लगाए हुए हैं। देखिए, अनावश्यक रूप से जो तथ्य है नहीं उसको आप तथ्य बना के पेश कर रहे हैं। मैं एक बात बोल दूं फिर बोलिएगा। दीपक जी, मैं इसमें नहीं जाता हूं कि किसी को वहां धरने पर आने के लिए 500,000 रुपया दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां का डेली का खर्चा आप जाकर के देखिए। जो वहां टेंट लगे हुए हैं, जो वहां खाने आ रहे हैं, जो नाश्ता आ रहा है, जो इंडिया गेट और डिटेंशन सेंटर की रिप्लिका बनी हुई है, वहां पर बनी हुई है, सेल्फी ली जा रही है। इतना खर्च बगैर पॉलिटिकल पार्टी और उसकी बैकिंग के हो ही नहीं सकता है। ये कल बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से कहना कि वह पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, 1,200 हमारे सरदार भाई पंजाब से आए थे, उन्होंने वहां भंडारा चलाया। सर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, 15 दिसंबर के बाद से अभी तक की बात कर रहा हूं। मैं स्वयं जाकर के वहां मैंने देखा है। देखिए आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, एक तरफ बसें जल रही थी और दूसरी ओर आप बयान जारी कर रहे थे। उस समय क्या वैसा बयान देना जरूरी था कि देश में आग लग जाए? देखिए, आप शांति का बयान नहीं कर सकते थे, आप हिंसा के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते थे कि हिंसा न करें। देखिए मैं दीपक जी, इसमें
कहना चाहता हूं जिस मसले पे कह रहे हैं कि देखिए जो मेरा वीडियो वायरल हुआ वो 17 तारीख को हुआ और जो जामिया पे दंगा हुआ वो 15 तारीख को 3 मतलब बजे फिर जो तो कहा आपको जा- और जिम्मेदारी के साथ 17 को आप कुछ बात नहीं तो बोलना था, सुनिए। आपने भड़काया, दीपक जी, आपने दीपक जी, भड़काया। आप मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। इन्होंने देखिए, भड़काने में प्लीज, इनकी प्लीज, भूमिका है। प्लीज, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए एसएचओ का एक वीडियो वायरल हुआ जामिया नगर एसएचओ का, जिसने कहा कि मैं 15,000 पुलिस लेके यहां पर आया हूं मुसलमानों के बीच में। अगर किसी ने भी घर से निकलने की कोशिश की तो उसका अब मेरे साथ 15,000 पुलिस है। आप फेसबुक पे जाइए, दिखा दीजिए ना ऐसा आरिफ है, साहब, जो स्मार्टफोन है ना आपके आमिर पास। खान, आरिफ साहब, आपने आसिफ साहब, काम किया आसिफ है, साहब, कभी आसिफ साहब, क्षमा करने लायक स्मार्टफोन नहीं है ना, आपने एसएचओ उस का पर वायरल लोगों वीडियो को दिखाइए। बताया। मैं कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं आपसे, मैं दावा कर रहा हूं। वीडियो इनका एक आया है, उसके पहले इन्होंने जो भाषण दिए हैं उस भाषण के भी रिकॉर्डिंग सामने मौजूद है। उस भाषण में दिखाइए, इनका पूरा का आप पूरा दिखाइए। भाषण भड़काने वाला है, वो भी दिखाया जाएगा, वो भी पुलिस के पास गई है और दिखाया जाएगा। आपका पूरा रोल, आपका पूरा रोल इस समय मुसलमानों को भड़का करके हिंसा कराने का, देश में दंगे कराने का रहा है। इस समय आपको, जिस समय आप आम आदमी पार्टी छोड़े थे, मैं और दीपक जी आपको एक टीवी पर आपका सपोर्ट किया था, ये भूल जाए। बिल्कुल आप लड़के आए थे, क्या बात कर रहे ठीक है, हैं? अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शाहीन बाग पे आते हैं। मौलाना साहब नहीं जुड़े हैं। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज की बात करता हूं जो 12 तारीख को दिया गया था। एक व्हाट्सएप मैसेज कि यूएन के लोग आने वाले हैं, तारीख के बारे में मैं शायद कंफ्यूज हूं। एक मैसेज गया शाहीन बाग में 12 तारीख को, 12 जनवरी को 2 लाख लोगों के पहुंचने का वहां पर दावा किया गया और यह कहा गया कि यूएन की टीम आ रही है, इसलिए मुसलमान साथियों आइए। तो षड्यंत्र तो पहले से चल रहा था आसिफ साहब। और मौलाना साहब, जवाब मैं आपसे चाहूंगा, आप जैसे लोगों को तो लोगों को समझाना चाहिए था। मैं कुछ स्टेटमेंट दिखाऊंगा और आपका ध्यान खींचूंगा। आप तो धर्मगुरु हैं, आपको तो समझाना चाहिए कि यूएन का भारत के मसले में क्या काम, और हम मुसलमान यूएन के पास क्यों जाएं। हमको अगर जाना है तो हम अपने लोगों के पास जाएंगे। दीपक जी, ये तो आपने सरकार पे सवालिया निशान लगा दिया। हमारी इंटेलिजेंस मैं तो सरकार पे भी सवाल ये निशान लगाऊंगा। इंटेलिजेंस कहाँ अरे मैं तो सवाल उठाने के लिए बैठा हूँ। ये सवाल तो पत्रकार का काम सवाल उठाना ही है मौलाना साहब। सर, ये सवाल तो बीजेपी से पूछे कि उनकी इंटेलिजेंस कहाँ है जब इतना बड़ा इंटेलिजेंस बीजेपी की नहीं है, इंटेलिजेंस इतना भारत बड़ा- सरकार की है। माफ कीजिएगा, इतना बड़ा- शब्दों का चयन ध्यान से करिए साजिद साहब। मेरा जवाब तो सुन लीजिए सर। इतना बड़ा फेक मैसेज चला और सरकार तमाशा देख रही है। उस मैसेज फैलाने वाले को नहीं पकड़ा जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग को FIR आज हो तक गई है, नहीं पकड़ा गया। FIR हो गई है। टुकड़े टुकड़े गैंग के को आज तक नहीं लीडर पकड़ा जेल होके गया। आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने बेल के बारे में क्या क्या बोला है आप भी जानते हैं। दीपक जी, और आप आपके अच्छी तरह- खास मित्र आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर रहे हैं अरविंद सर, केजरीवाल, आप- उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रोसिक्यूशन को अभी तक सैंक्शन ही नहीं मैं किया आपकी है। बात कर 5 साल हो गए। सर, आपके खास मित्र अरविंद केजरीवाल। सर, मैं आपकी बात, अपनी बात कर लूं। करिए ना सर, आप मित्र की बात अगर में ये करें। बोलेंगे तो मैं आपको काउंटर करूंगा। मित्र की बात में तर्क से करें। बात करिए। पहले मैं अपनी बात कर लूं, मित्र की बाद में करेंगे। मित्र की तो सरकार आ रही है, आप चिंता मत कीजिए। अब सुन लीजिए सर, जिसकी सरकार आएगी हम तो उससे सवाल पूछेंगे। अच्छा, हमारा तो काम ही अच्छा, यही मैं है। बात हम करूं। मोदी जी से पूछेंगे, अमित शाह से पूछेंगे, मौलाना साजिद रशीदी से भी पूछेंगे। सर, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जो लोग शाहीन बाग के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ की औरतें 500 रुपए लेकर बैठ रही हैं, उनके दिमाग का दिवालियापन है। इन्होंने कभी औरतों की इज्जत नहीं की। इन्होंने रैप फैक्ट्री पूरे देश को बना दिया है। 3 तलाक यही वाले लोग- मुसलमान समाज ने बड़ी सुनिए, बड़ी इज्जत आज की औरतों यही लोग- की। 3 आज- तलाक वाले सर, मुसलमान मेरी समाज बात- ने फिर बड़ी मेरी- इज्जत की औरतों अच्छी की। बात जाने- शाहबानों के नाम सर, पर, अच्छी बात शाहबानों जाने के नाम पर क्या हुआ, बड़ी इज्जत की आपने। देखिए, ज्ञान बात मत जाने दीजिए, दीजिए। आप रेप तर्क पे बात करेंगे करिए, और अच्छी बात तर्क पे जाने बात दीजिए। करिए। दीपक जी, रेप अच्छी बात कंट्री जाने कह रहे हैं और अच्छी बात आपके कह रहे हैं कि व्यूअर- मैं कह रहा आपके हूं। व्यूअर अच्छी बात को सुनना चाहते हैं। नहीं, रेप कंट्री बोलने क्यों दीजिए। बोल रहे हैं आप? प्लीज बोलने दीजिए। सर, मेरे व्यूअर रेप कंट्री बोलेंगे मेरे तो व्यूअर बोलूंगा, अच्छी बाकी बात बोलिए। सुनना अब चाहते देखिए, हैं। मेरे व्यूअर आपने छेड़ गंदी दिया बात तो नहीं और सुनना छेड़ दिया। चाहते हैं, अब और मैं मुझे गंदी बिल्कुल बात बोलने कहने भी नहीं नहीं दूंगा। नहीं, कैसे बोल रहे हैं? अब ये मुझे बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अब देखिए। बोला रेप ये कंट्री, रेप सबसे पहले ये बोलेंगे लफ्ज तो का रोको। इस्तेमाल- गलत बोला था, गलत बोला था। मैं गलत बोला था। मैं फिर कह रहा हूं, उस समय पहले भी गलत माफी था। मंगवाइए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं अपना जवाब दे दूं सर। हाँ, अच्छा मौलाना साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जफर भाई के पास जाना है, जफर भाई के पास जाना है, जफर भाई के पास जाना है। मौलाना साहब जवाब दीजिए। चढ़ाने का काम तो आप लोग कर रहे हैं इस हमारा समय। काम- आप लोग
लोग डरा रहे हैं। डराने का काम मौलाना साहब, मौलाना साहब। आप लोगों के हाथ में है इस सर समय। सर आप पत्रकार हैं, चिल्ला चोट मत कीजिए, आपको तो बहुत ऐसा धैर्य लग के रहा साथ है बात कि रखना ये चाहिए। आरएसएस के बहुत स्पोक्समैन धैर्य से हैं। बात यार भाई, रखना आपके पत्रकार रास्ते नहीं में है। मेरा धैर्य रहता है, ये आपको पत्रकार मालूम नहीं, है। पत्रकार जब चिल्लाता है तो लगता है नहीं बायस है, हो गया। पत्रकार होते मैं तो आप एक पर तरफा इल्जाम बात नहीं लगाना नहीं करते। चाहता। नहीं, आप लेकिन मेरे पर ही लगता है- लगा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लगाना चाहता। अच्छा मौलाना, आप अच्छे आर्ग्यूमेंट पत्रकार हैं। एक दूसरे मैं से आपका नहीं। सम्मान करता हूं, लेकिन पत्रकार को बात बहुत सभ्यता के साथ, बहुत प्यार के साथ रखना चाहिए। जैसे आप चिल्ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इल्जाम आपकी तरफ दिमाग जाता है, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, औरतों की इज्जत करना हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप उनके ऊपर 500 रुपए का इल्जाम लगाकर उनको बेइज्जत करना चाहते राजीव हैं। गांधी और देश जी की- ने शाहीन बाग इज्जत करना हर ने नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है। आज मुझे पूरे बताइए देश ना, को एक राजीव पैगाम गांधी दिया ने है कितना सम्मान किया कि था जब मर्द सुप्रीम कोर्ट सच ने बात ऑर्डर कहना दिया, छोड़ उस दें, ऑर्डर को बदलने मर्द के लिए इंसाफ के लिए राजीव खड़ा गांधी होना जी छोड़ ने दें, तो सम्मान औरतों कितना को आगे किया था? आना अरे पड़ेगा। रशीद, एक एक रानी करके को मौलाना साहब, करना मौलाना साहब, पड़ेगा। तर्क नहीं आज है ये आपके पास, शाहीन मैं आगे बाग चलता हूँ। करते, जफर भाई के रानी पास की चलता हूँ। झांसी जफर भाई, की माफ कीजिएगा, आपको बोलने नहीं दिया। मैं सीधे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। क्या मुस्लिम समाज का एक फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल कुनबा जो भारतीय जनता पार्टी को हेट करता है, जिसे नरेंद्र मोदी पसंद नहीं, जिसे अमित शाह पसंद नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेने के लिए इन अफवाहों को फैलाया है, आप इसको कितना सच मानते हैं? मैं बोल रहा हूं फ्रस्ट्रेटेड और पॉलिटिकल और कट्टरपंथी कुनबा, बात मैं मुसलमान भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं जवाब देता हूं दीपक भाई। देखिए, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कांग्रेस, जैसे टीएमसी, जैसे आरजेडी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिसका वजूद खत्म हो गया, सरकार से नहीं है उनकी रही है और वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, वैसी पार्टियां ने इस तरह से मुस्लिम समाज के इस तरह के कुछ लोगों को अपना ढाल बना के, उनको वर्गला के और उनको इस्तेमाल कर रही है। और उसको भाई, दो चार बातें अगर आप अपनी स्पीच से निकाल दो तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी भी दो तीन अल्फाज आप अपनी स्पीच से सबसे बड़ा निकाल हाथ जो है दीजिए। कांग्रेस पार्टी का हाथ है, और उस तरह से टीएमसी इस तरह की पार्टियां हैं, मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम कर रही है। अभी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जो चाहता है कि अमन रहे, अमन रहे, पीस रहे। और एक मिनट मौलाना साहब, जो आपकी बात थी सबसे पहले जफर भाई को बिल्कुल नहीं मिला। मैं मुद्दे पे आऊंगा, माफी जफर मांगनी भाई चाहिए। कंप्लीट करिए। आप रेप कंट्री बोल रहे हैं तो आपको पहले माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी बोल रहा हूं, आपको रेप कंट्री बोले तो आपको तो माफी मांगना चाहिए। मैं उस पर बात में आऊंगा, लेकिन अफसोस की बात है कि जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का गृह मंत्री कर रहा है, और आप उसी पार्टी के लोगों को माफ कीजिएगा मौलाना साहब, और आप यही शाहीन बाग के लोग यही चाहते हैं कि उसी पार्टी के लोग, मैं सुन लीजिए मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब सुन लीजिए, मौलाना साहब, आप चाहते हैं कि उसी पार्टी के लोग आपकी शाहीन बाग की महिलाओं को संबोधित करने आए। बड़े डबल स्टैंडर्ड है आपके, बड़े डबल स्टैंडर्ड है। सुनाता हूं, मैं आपको सुनाता हूं। आप लोग शाहीन बाग में बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं, सुनाता हूं आपको, देखिए और समझिए कि बरगलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सुनिए जरा, और वाकई इसके पीछे की खुंदक क्या है। 370 किया उन्होंने तो क्या वो सही था? इन्होंने मस्जिद किया वो सही था? इन्होंने मॉब लिंचिंग किया वो सही था? अखलाक किया वो सही था? हर चीज़ करते जा रहे हैं। देखिए, आप हमें इतना दबा के रखा है आपने कि अब इंसान बोलने लगा है। हमें ये जो निकले हैं ना सड़कों पे, ये बहुत पहले निकल देना चाहिए था। मौलाना साहब, एक बात जानना चाहता हूं। 370 हुआ, आप लोग बैठे रहे, ठीक है। राम मंदिर हुआ, आपने तो यहां तक कह दिया सरकार के दबाव में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। मतलब आपको सरकार के ऊपर भी भरोसा नहीं है, सरकार के ऊपर नहीं है, वो मानता ही नहीं भरोसा हो ना, आपका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, मानते हैं आप? नहीं, मानते हैं ना आपका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। सर आप क्या चाहते हैं दीपक जी कि मुसलमान हर इशू को लेकर देश में नफरत का माहौल पैदा करे, जैसे बीजेपी कर रही है? किस बात पे आप कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। आपको इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको इस देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, आपको इस देश की पार्लियामेंट पर विश्वास नहीं, आपको होम मिनिस्टर पर विश्वास नहीं। एक मिनट साजिद, मौलाना साहब आप एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, मैं आगे जाऊं उससे पहले जफर भाई के पास फिर जाऊंगा। मुसलमान देश को चलाना चाहता है, मुसलमान देश को बचाना चाहता है, मुसलमान संविधान को बचाना चाहता है, मुसलमान सबको बचाना चाहता है, लेकिन उसी शाहीन बाग के कुछ लोगों ने, मेरी बहनों ने, आप लोगों के बरगलाने के चलते आधी दिल्ली की हालत खराब कर रखी है। कम्यूटर्स का दिखाइए, कम्यूटर्स का दिखाइए जो 3-3, 4-4 घंटे घूमते हैं, दिखाइए उनका।
ट्रैफिक का हाल देखिए, 4 घंटे लगते हैं साउथ दिल्ली से आने में। सर, मैं आ रहा हूं आसिफ भाई, आप ही के पास आ रहा हूं। आपको हरियाणा आसिफ भाई, याद है? हरियाणा याद है? आसिफ भाई याद है? याद है आपको? आसिफ भाई से बात सर, कर आपको याद है? आसिफ भाई से बात कर लेते। आसिफ भाई जी, मैं दोनों बातें कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप हकीकत दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए। ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि शाहीन बाग की और लेडीज को 500-500 रुपए दिए जाते हैं। ये राजवती फाइल आप देखिए, इसका आगे रखिए, लाजपत नगर से आगे हम इस पे भी बहस करेंगे। पंडित आसिफ भाई, वायरल किया है। आसिफ भाई, मैं ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं वो भी बाइट सुनाऊंगा जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ खाना लेकर आ रहे हैं, वो भी सुनाऊंगा। आप रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। लेकिन मुझे ये बताइए, जो आपने आधी दिल्ली को 33 दिनों से परेशान कर रखा है, जिसका शायद सीएए से कोई लेना देना नहीं, एनपीआर से, मैं आता हूं, सुन ले वो कहते क्या है, सुन ले, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। 2.5 घंटे जाम में लगता है हम लोगों को डीएनडे से डाइवर से जाने में। इसलिए पुलिस से और सरकार दोनों से रिक्वेस्ट है, आकर के इस काम को सुलझाएं और रास्ता पब्लिक को दें। ये बच्चे, हमारे जो बच्चे सुबह निकलते हैं, जो बेचारे वो स्कूल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, कालिंदी कुंज की और शाहीन बाग की वजह से जो बैठे हैं जाम लगा करके, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है इस चीज़ से। ऑफिस जा रहा था मैं, 2 घंटे जाम में फंसा हुआ हूँ। अब मैं घर भी नहीं जा पा रहा और ना ऑफिस जा पा रहा हूँ, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। हमेशा बंद ही रहता है और 1.5-2 घंटा खराब होता है। कितनी दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कतें हैं जी, कम से कम 26-25 दिन हो गए ऐसी दिक्कत उठाए जा रहे हैं। गाड़ी की और वाट लगी जा रही है जाम में। आपस में एक होकर काम करें, कोई दिक्कत तो नहीं। इनका भी नुकसान हो रहा है, इतने टाइम से शॉप्स बंद है। मैं आज से 10 दिन पहले भी आया था, तब भी बंद था, बट आज मैं फिर आया तो आज फिर मुझे बंद। मैं खुल गया होगा अब तक। आसिफ भाई, एक क्विक जवाब। आपने रैंसम को रख रखा है आधे शहर को, आपने आधे शहर को रैंसम पे रख रखा है। देखिए दीपक जी, मैं आपको ये बात बता दूं, यहाँ से चंद कदम दूर पे महामाया पुल है। महामाया पुल पे पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रोक रखा, हम लोगों ने नहीं रोक रखा। अगर ये बैरिकेटिंग हटा दी जाए तो मदनपुर खादर, जे क्लस्टर, जैतपुर, मीठापुर, तमाम और कल ट्रैफिक आप देख लीजिए। आप ये बताइए कि महामाया पे बैरिकेटिंग हमने कर रखी है। अभी एक मेरे दोस्त बोल रहे थे, मेरे बहुत जानकार है, मदनपुर खादर में रहते हैं, अगर ये महामाया की बैरिकेटिंग यूपी पुलिस हटा दे तो आधा ट्रैफिक, आधी रोड का 1 साइडेड ट्रैफिक इमीडिएट चालू हो जाएगा। मतलब आसिफ भाई ऐसी कोई जिम्मेदाराना बात नहीं बोलेंगे जिससे शाहीन बाग के लोग समझ जाए। आप मुझे बताइए, एक सवाल पूछना चाहता हूं आसिफ भाई, सीएए, क्या सीएए से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, हाँ या नहीं? बताइए हाँ या नहीं। आसिफ भाई सीधे जवाब, नहीं दोनों बात नहीं, हाँ या नहीं। क्या सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई भी लेना देना है, हाँ या नहीं, ये बताइए। एनआरसी पे सीए, एनआरसी छोड़ दीजिए, सीएए की बात करिए। मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। ऐसे हमें कोई नुकसान नहीं। 1 मिनट, अगर एनआरसी के लिए फिल्टर लगाएंगे सीए का, 1 मिनट, तो हमें नुकसान है। अगर मगर आसिफ भाई फिर से बोलिए, क्या सीएए से भारतीय मुसलमानों को किसी भी तरह से कोई खतरा है, हाँ या नहीं? सिर्फ इतना जवाब दीजिए। क्या सीएए भारतीय मुसलमानों के बाद, मैं पूछ रहा हूं, मैं जवाब मांग रहा हूं सर। थोड़ा वो इंटरव्यू जब करते हैं ना एंकर लोग, तो वो थोड़े फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी खेलते हैं, अमिताभ बच्चन। मुझे लगा मैं भी खेल लूं आज, तो मैं सीधे एक जवाब मांग रहा हूं आपसे, सीधे एक जवाब। क्या 1 मिनट, क्या सीएए, 1 मिनट, एनआरसी पे बाद में आऊंगा, मैं एनआरसी पे नहीं आऊंगा। आप पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। एक, क्या सीएए से भारत, दोनों सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। मौलाना भाई, मौलाना साहब, 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 बहकाप रहे हैं, बहकाप रहे हैं, बहकाप रहे हैं। दोनों का अलग देखा ही नहीं जा सकता। आप ये कमिटमेंट कर रहे हैं सर। सीएए का नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो ये और दोनों का अलग देख रहे हैं, कैसे हो सकता है? हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं ऐसा है, आप अलग हो ही नहीं, जब एनआरसी कोई एतराज नहीं, तो जब एनआरसी अभी आया ही नहीं है तो आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? सवाल तो यही है। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है,
उनका अभिभाषण आएगा इसको जफर भाई एक मिनट रुकिए। मैं एक फैक्ट रख देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हैं। जरा मैं 2 अगस्त 2011 को लोकसभा में एक प्रश्न उठाया गया था। उस समय राज्य मंत्री गृह मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह थे आपकी पार्टी के। उन्होंने कहा कि नागरिकता एनआरसी से साबित होगी और एनआरपी उसका सबसेट होगा, यानी जब एनपीआर के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा एनआरसी तब जाके कंप्लीट। दूसरी बात, 28 अगस्त 2012 को फिर लोकसभा में यह सवाल उठा। फिर कांग्रेस के उन्हीं मंत्री ने यह कहा कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। उस समय इन लोगों ने विरोध नहीं किया है। 2011 में सुनिए, मैं आपकी पार्टी ने सेंटर में 19 लाख। चलिए एक मिनट मैं आता हूं मैं एक फैक्ट बताता हूं। मैं एक मिनट मौलाना साहब एक मिनट आराम से बोलते हैं। हमारी थोड़ी एनर्जी जाएगी ना तो दिक्कत होगी। वैसे ही मुझे ट्रैफिक में आने जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। सर, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मैं पूरे व्यूवर्स को भी दिखाता हूं। ये सरकार का एक क्लैरिफिकेशन है, ठीक है? ये इंटरनेट पे पूरा मौजूद है। अब इसमें साफ सवाल है, क्या नागरिकता संशोधन कानून धीरे धीरे भारतीय मुस्लिमों को भारत की नागरिकता से बाहर कर देगा? यही है ना डर? यही है ना कि धीरे एक मिनट आगे चलते मौलाना साहब हमें कोई डर नहीं है। आप कंडेम कर दीजिए। आप बताइए ना, आप अगर आज थोड़ा बहस बहुत मैं जानना चाहता हूँ। मैं कंडेम करता हूँ इस सवाल को। अच्छा सर, मैं कंडेम करता हूँ इस सवाल को। अच्छा, मुझे बताइए, आपको डर नहीं है ना? हम लोग विरोध नहीं करेंगे। हमारा दीपक जी, मैं कंडेम करता हूँ। बिल्कुल कंडेम कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। एक मिनट हमारा मुल्क है, हमें किसी बात। अच्छा, वो एक बहन मेरी कह रही थी वहां पे शाहीन बाग में कि आपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता दे दी, वहां के मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? वो बाइट भी जरा निकाल के दिखाइए मौलाना साहब को। देखिए कंफ्यूजन कहां फैल रहा है। आसिफ भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं, उससे पहले जफर भाई के पास चलता हूं। जफर भाई के पास साथ हम बिल्कुल नहीं जुड़े थे। जफर भाई, ये मामला क्या है? ये मामला बीजेपी, मोदी जी, शाह जी के विरोध का है या वाकई देश का मुसलमान खतरे में है और मुसलमान अस्मिता खतरे में है? बताइए जफर भाई, बताइए। फिर एक सवाल गलत उठा दिया आपने। गलत उठा दिया आपको। अगर गलत आपको होता है तो हमने फिर एक सवाल गलत उठा दिया। मुसलमान को कोड मत कीजिए, मुसलमान को कोड मत कीजिए। तभी राहुल गांधी कह रहे हैं, यही कह रहा है, यही शाहीन बाग के मुसलमानों को यही भरा है आपने। बात साजिद रशीदी जी जो कहें वो सही, खाता न वही मौलाना साहब जो कहें वही सही, मौलाना साहब जो कहें वही सही। अच्छा, एक मिनट जफर भाई के पास चले, जफर भाई जवाब और आपके पास पूरे 30 सेकंड है। मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, और खासकर मुस्लिम समाज को, जिस समाज से मैं भी बिलोंग करता हूं, कि ना तो हमें कोई खतरा है और ना कोई खतरा होगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि लोग इनको बिना कानून जाने हुए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को जाने हुए जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिसको शहरियत एक बार मिल गए और आर्टिकल 10 उसको प्रोटेक्शन देता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी को कोई डर नहीं। लेकिन साजिद रशीदी जैसे लोग, ऐसे साजिद रशीदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जानते पूछते हुए भी, लेकिन फिर है कि मोहरा बन रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्यादे बन के ये लोगों को अपने मुस्लिम समाज को बरगलाने का, कितना घटिया लफ्ज आपने बोल दिया है प्यादा। हम एक तरफ से हमारी सरकार आप उनको पीछे ढकेलना चाहते हैं, शायद अपने फायदे के लिए, थोड़े से फायदे के लिए आप अपने मुस्लिम समाज को बेचना चाहते हैं। बहुत घटिया लफ्ज आपने बोल दिया। अच्छा, एक भाई ने शाहीन बाग में क्या बोला, और मैं चाहता हूं, एक मिनट, मैं चाहता हूं मौलाना साहब भी उसका जवाब दे, आसिफ भाई भी दे और आचार्य जी भी दे। सीधे सुनते हैं पहले कि उस भाई ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में क्या बोला, क्या कंफ्यूजन है उसको सीएए को लेकर। मैंने क्या इस कानून में क्या लागू हुआ है, मुसलमानों के लिए क्या है नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को लेने के लिए है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है। आप बताइए सर इसका। आसिफ भाई, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से जवाब सुनूंगा। मेरी राय पूछना चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री
पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितने हिंदू भाई हैं उनको अपील करें कि सब तो ये तो कह रहे हैं मुसलमानों को भी दे दो, कोई बात नहीं। आसिफ भाई आप बोलिए, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों? सीएए का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है? सीएए का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है? जवाब सुन लीजिए आप। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट की 9 स्टेटों में, एक आसाम को छोड़ दें तो 95% हिंदू भाई हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेटों में कर्फ्यू लगाना पड़ दिया और आपको फिर गुमराह कर रहे हैं। वहां तो हिंदू मुसलमान वहां पे सीएए लागू का हो रहा है, असम के कुछ इलाकों को छोड़कर। आपका विरोध क्या नॉर्थ ईस्ट को लेकर है? जो बीजेपी के अलाइज हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जगन मोहन रेड्डी हो, इस तरह से अरे अच्छा है ना सर, आप तो खुश हो ना। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह अनपॉपुलर होंगे तो अगला चुनाव हार जाएंगे, आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, आप मंत्री बनेंगे, हम आपका इंटरव्यू लेने आएंगे, आपको तो खुश होना चाहिए ना। फिर ये बवाल किस लिए? जवाब तो दिया, एनआरसी लागू और जवाब दे जाएगा ना, ये भी कुछ और है मौलाना साहब। तो फिर ये हंगामा किस बात का? हंगामा किस बात का? आप विरोध कर रहे हैं, जनता को मत दे देने दीजिए। आप क्यों शाहीन बाग में विरोध कर रहे हैं? आचार्य जी, मुसलमान की लड़ाई, मैं आचार्य जी यही तो बना दिया है, हम लोगों को भी आप कहीं का नहीं रहने देंगे। चाहते हैं। आपने मुसलमानों के अंदर भ्रम पैदा किया है कि सीएए तुम्हारे खिलाफ है। कोई एनपीआर कांग्रेस के समय में आज एनपीआर होगा तो अच्छा एक बात दीपक भाई, मैं आसिफ भाई को 10 सेकंड जफर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर भाई बोलिए, जवाब दीजिए इनकी बात का। मेरे लिए आपके पास भी एक सवाल है, क्योंकि आपने कंफ्यूजन क्यों फैलाया? देखिए, मैं सिर्फ नहीं, सुनिए, मैं पहले, उससे पहले मैं आसिफ भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, ये हकीकत आप जान लीजिए। जिस तरह से वहां पर शाहीन बाग में आप जमघट लगा के लोगों को और वर्गला के बैठाया जा रहा है और आप उसके समर्थन में हैं, आप यकीन मानिए वहां के लोग बहुत परेशान हैं, ये जानते हुए कि ये गलत तरीके से किया जा रहा है और इसके पीछे सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाल है और आप उसके ढाल हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज, इससे पहले कि वहां की जनता खुद, वहां के नागरिक धीरे धीरे बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको मालूम है इस बात की, इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है, वो आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इसको हटाइए, रास्ता खोलिए, जाने दीजिए, तकलीफ हो रही है। एक दिन आपको वहां से लोग ही उठा के फेंक देंगे। हम आप साथ चलते हैं, आइए, खोल के हम भी बैठे, कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करिए। और जो मैं तो वहां रोज जाता हूं, आप भी मैं तो रोज ही जाता हूं। वो एक बड़ा पुराना, आसिफ भाई आप तो बड़ी शेर व शायरी जानते हैं ना, वो एक बड़ा पुराना शेर है, घर को आग लग गई, वो एक बड़ा पुराना शेर है, घर को आग लग गई घर के चिराग से, शाहीन बाग में लगने वाली है। दीपक जी, अब मुझे मौलाना साहब, एक दीपक जी, आप ट्रेन में चलते हैं? आप खुद नहीं, मौलाना साहब आप ट्रेन में चलते हैं? हमारा विरोध गलत है। अच्छा, अवधेश भाई, समस्या है। मैं एक लाइन बोल दे रहा हूं, ये जान चुके हैं कि ये आंदोलन हमारा गलत है, लेकिन अब इतना भड़का चुके हैं कि वापस कैसे लें। समस्या यहाँ आ गई हुई है, उसमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये लोग कैसे इज्जत के साथ वापस आए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मौलाना साहब, आप ट्रेन में चलते हैं? जी हाँ, चलते हैं ना? टिकट लेते हैं? बिल्कुल लेता हूँ। कागज दिखाते हैं, आधार कार्ड, आइडेंटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, आपका मोबाइल नंबर है मेरे पास। अरे जवाब दे दूं सर, जवाब दे दूं? नहीं, कहाँ आ गए आसिफ भाई, कहाँ आ गए? मतलब आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप तो ऐसे ना थे। हम मौलाना साहब बताइए, मौलाना साहब बताइए, कागज दिखाएंगे आप? एक मिनट। अमित शाह जी ने एक बहुत बड़े चैनल पर इंटरव्यू देते हुए जब पत्रकार ने पूछा कि साहब आधार कार्ड क्या है, सर डोनाल्ड ट्रंप की बात भी ले आओ ना। सुन लीजिए, तो उन्होंने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा आधार कार्ड कुछ नहीं है और मेरा पासपोर्ट, सुनिए एक मिनट, गलत बोल रहे हैं पासपोर्ट, अरे ये शो खत्म हो जाएगा ना। देखिए भगवान ऊपर ना, कितना सच झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं रशीदी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उस जो प्रोग्राम में जिसकी बात थी, प्रोग्राम में लाइव में वही बैठा हुआ था और माननीय गृह मंत्री साहब ने वहां साफ साफ बोला कि चिंता क्यों करते हो, आधार कार्ड है ना आपके पास। उन्होंने कहा था आधार कार्ड है आपके पास, ये बरगलाने का प्रयास। चलो मेरे पास दूसरा यही बात है, मैं ये बता सकता हूँ आपको। ये देखिए सरकार के फैक्ट मौलाना साहब है मेरे पास, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ आपको, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, आपके पास वो मोबाइल नंबर होगा, क्या है मोबाइल नंबर? होगा ना?
दो हैं। दो है ना, तो दोनों जगह आपने काट दिया होगा, कागज दिखाए होंगे, मुकेश अंबानी को भी दिखाए होंगे, जियो कंपनी को, भारत सरकार को नहीं दिखाएंगे आप। सुनिए, गैस की सब्सिडी लेते हैं आप, सुनिए, गैस की सब्सिडी लेते हैं आप मौलाना साहब, पासपोर्ट देते हैं ना, पासपोर्ट बनवाया होगा, हज पे गए होंगे आप, तो कागज दिखाए ना, कागज आपने। एक काम करिए, आइए चलिए। अरे सुनिए, का प्रयास कर रखा है। अरे भाई आसिफ जी, आपकी इतनी उम्र हो गई कि कौन आप? अच्छा एक मिनट, सरकार की फैक्ट शीट मौलाना साहब आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे आता हूँ। हाँ, सिर्फ 10 सेकंड लीजिए आप। जब मैं पासपोर्ट लेकर अपना बाहर जाता हूं वीजा लेकर, तो दूसरे लोग मुझे कहते हैं इंडियन पासपोर्ट देखकर, लेकिन जब मैं वही पासपोर्ट लेकर इंडिया में वापस आता हूं तो कहते हैं पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, आप नागरिकता इतना बड़ा ये भगवान हिसाब रखता है। मौलाना साहब का क्लोजअप काटिए, मौलाना साहब का क्लोजअप काटिए। एक मिनट से डूब मरना चाहिए, आपके पास शर्म से डूब मरना चाहिए। आप मेरे पास आएंगे कि मैं आपके पास जाऊं? शर्म से डूब मरना चाहिए। मौलाना साहब आप मेरे पास आएंगे कि लानत है इन लोगों पे। अच्छा मैं आइए झूठ बोल रहे हैं कि भारत में आप, ये देखिए होम मिनिस्ट्री का कागज है, मानेंगे भारत सरकार के कागज को? छोड़िए होम मिनिस्ट्री क्या क्या कहते हैं, आपको अरे मौलाना साहब पढ़ना, वेबसाइट पे मौलाना साहब पढ़ना आता है, होम मिनिस्ट्री मौलाना साहब पढ़ना आता है, उनकी वेबसाइट पे क्या मैं बता पढ़ना आता है, उर्दू वाला भी प्रिंट आउट है मेरे पास, पढ़ना आता है आपको? मुझे आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है ये मौलाना साहब, ये मैं पढ़ देता हूँ। सर मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, देखिए सर, मैं हिंदी बहुत अच्छी जानता हूँ, आप पढ़िए ना, और इंग्लिश भी जानता हूँ। पढ़िए इसको, प्रश्न नंबर 7 पढ़िए इसको, पढ़िए ना सर। छोड़ तो मुझे नहीं आती हिंदी पढ़ना, नजदीक से दिखता है, मुझे छोड़ तो दीजिए। आप पढ़िए इसको, झूठ मत पढ़िएगा। दूसरा कागज रखा हुआ है ऊपर, इसमें लिखा है जब कभी एनआरसी लागू होगा तो क्या हमें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता के जन्म का विवरण उपलब्ध कराना पड़ेगा। आगे पढ़िए, जवाब तो पढ़ो, पूरा पढ़िएगा, शब्द मत बदलिएगा। आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म की तारीख, माह, वर्ष और स्थान के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त होगा। हाँ। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने माता पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा। आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आइए कागज माँ बाप का आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, मौलाना साहब देखिए मौलाना साहब एक बड़ी पुरानी, मैं बुलवा देता हूँ कंप्यूटर, आप ये आगे तो पढ़िए, आगे तो पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे। इसका एक दूसरा प्रिंट आउट मंगवाओ, इसका एक दूसरा प्रिंट आउट मंगवाओ। 7वां नंबर आप ये आगे पढ़िए ना मौलाना साहब। आप किसी को नहीं, आप प्रधानमंत्री को नहीं मानते, आप गृह मंत्री को नहीं मानते, आप गृह मंत्री को भी नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में राम मंदिर का फैसला कर दिया। मौलाना साहब मेरा संविधान, मेरा होम मिनिस्टर, मेरा प्राइम मिनिस्टर, एक बड़ी पुरानी सेइंग है ना, लेकिन होम मिनिस्टर की साइड तो खोलिए, साइड तो खोलिए, ये पढ़िए ना, उसी साइड में लिखा हुआ है, उसी साइड में लिखा हुआ है, उसी साइड में लिखा हुआ है। पेपर निकालने से क्या होता है? घर से निकाल के लिए अमित शाह से कहलवा दीजिए, चलिए आप अमित शाह से कहलवा दीजिए। अमित शाह ये कह दे, अमित शाह ये कह दे, मैं अमित शाह से कहलवा दीजिए। इस फ्रेज को रीड आउट करना चाहता हूं, सिर्फ इस फ्रेज को रीड आउट। मौलाना साहब ने क्या नहीं पढ़ा? सार्वजनिक रूप से मौलाना साहब को अमित शाह ये कह दे, मौलाना साहब को ऑडियो थोड़े टाइम के लिए डाउन कर दीजिए। मौलाना साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो एनसीआर की बात कर रहा हूँ। होम मिनिस्टर कह चुके, होम मिनिस्टर कह चुके, आप सुनना नहीं जानते, आपको हियरिंग एड लगाना चाहिए, हियरिंग एड। सुनिए जुमलेबाज, और एक जुमला नया कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे बताता हूं आपको, आगे जो इन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी। जन्म की तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर भी निर्णय होना बाकी है।
इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी इसी प्रकार के दस्तावेजों को शामिल करने की संभावनाएं हैं। एनआरसी नहीं आई है अभी। इन दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की संभावना है। हमने कहा है एनआरसी वो लिखा हुआ है ना, हमने कहा है शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिखाइए मौलाना साहब, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिखाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है। हमने कहा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिखाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है हमने ये नो एनआरसी, गलत, नो सीएए में ये लिखा हुआ है। दिखाइए भाई, पोस्टर दिखाइए, नो एनआरसी, नो सीएए। वो संविधान के बचाने की लड़ाई है। आपने जो पहला क्वेश्चन किया था दीपक जी, आपने जो क्वेश्चन किया था भाजपा जफर इस्लाम से, देखिए इस समय क्या है, साजिद जी और हम बहुत साथ साथ बैठते रहे हैं। एक चैनल पर इन्होंने कहा कि अवधेश जी मैं चुनौती देता हूं कि 3 तलाक बिल पास नहीं होगा। मैंने कहा मैं भी आपको चुनौती देता हूं, इस बार पास होगा ही होगा। तो क्यों अब बाइट चल रही है? वो तो बाइट आपके पास क्या था बाइट? मौलाना साहब 5 साल से अरे भाई कैसे आपने कहा निकलेगा? पत्रकार भी नहीं देखिए इन्होंने पूरा बाइट है, वो भी मैं दिखा देता। पत्रकार भी फंसी। तो मुझे दिखा, आगे बढ़ते। मेरे पास उस लड़के ने भेज दिया था, आपने कहा था नहीं पारित होगा, मैंने कहा था। सीएए और मुसलमानों के बारे में क्या कहा है? अमित शाह बोलते नहीं है, रोज बोल रहे हैं। सुन लीजिए मुसलमानों के बारे में वो क्या कह रहे हैं बिहार की रैली में, सुनवाइए। जिनको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात दिखाई पड़ती है, ये इसका विरोध कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को कि सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया, जनता को गुमराह मत करिए। ममता दीदी और केजरीवाल जी आप भी जनता को गुमराह मत करिए। मैं आज सरेआम बिहार की जनता को कहने आया हूं कि ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती है। मौलाना साहब थोड़ी देर रुक जाइए, बहस को आगे भी ले जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मेरे ऊपर एक मीटर चलता है, जो जितना झूठ बोलता है मीटर उधर जाता है। तो आपके टाइम बहुत ज्यादा इधर चला गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और बताता हूं कि वहां पर किस किस तरह के नारे लगे हैं, शाहीन बाग में क्या क्या नारे लगे हैं, उसकी एक मिसाइल दिखा। आपने मेरी बातों को झूठ कहा। हम क्या चाहे, अरे हम लेके रहेंगे वो एनआरसी से, वो बिस्मिल वाली, वो दिल वाली, वो अशरफ वाली। आसिफ भाई आपसे पूछ रहा हूं, ये नारे तो कश्मीर और जेएनयू में लगते थे, आजादी वाले कि हमको चाहिए भारत से आजादी, हमको चाहिए इनसे आजादी। आसिफ भाई ये आसिफ भाई समझिए ना, कन्हैया कुमार आपके लीडर हैं, कन्हैया कुमार आपके लीडर हैं, आयशी घोष आपकी लीडर हैं, कन्हैया कुमार, आयशी घोष। आसिफ भाई आपके सामने ये लोग लीडरी कर रहे हैं। दीपक जी हमारा ये कहना है कि इन कम्युनल फोर्सेस से हमें आजादी चाहिए। कौन है कम्युनल फोर्स? हाँ, और नाम बताइए ना कम्युनल फोर्स का, नाम बताइए, एक नाम बताइए कम्युनल फोर्स का लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, देश ने प्रधानमंत्री बनाया, क्या आप उनको अपना प्रधानमंत्री मानते? खास धर्म के लोगों के कपड़े पहचानवा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए। जफर भाई इनके कपड़ों से पहचान जाइए ये कौन लोग हैं। अरे जेएनयू में जो ड्रामे कर रहे थे। जफर भाई आइए, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, इनका ये मानना है बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, आपका क्या जवाब? क्या आप सांप्रदायिक हैं? क्या आपने सांप्रदायिकता की सोच के साथ पिछले 5 साल काम किया है? जवाब दीजिए, आप पर आरोप है। ये कह देंगे अब इसका जवाब
ये तो कभी भी नहीं कह सकते। अब जवाब सुन लीजिएगा, 30 सेकंड मुझे दीजिए। बढ़िया भक्त देखिए, यही मुस्लिम समाज जिसके वेलफेयर के लिए 5 साल से हमारी सरकार लगी हुई है, सरकारी नौकरियों में हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, हमारे हमने जो गैस कनेक्शन फ्री बांटा उसमें 22% मुस्लिम समाज के लोगों औरतों को मिला। हमने जो जितने वेलफेयर स्कीम चलाई सब में मुस्लिम समाज को, चाहे आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हर वो इशू को मुसलमानों से क्यों जोड़ना चाहते हैं? आप जोड़ रहे हैं ना, उसको कब मिनरल कहेंगे? तो आप जोड़ रहे हैं, कब मिनरल देखिए, और कहेंगे? यही कांग्रेस पार्टी है। उनके समय में जरा देख लीजिए, कांग्रेस के समय में देख लीजिए, आंकड़े उठा के देखिए, ये कहते कुछ है करते कुछ है, ये ट्रूली कॉम्युनल है, ये हमको पेंट करते हैं कॉम्युनल, तो इनके माइंड नमाज पढ़ने नहीं देगा, कॉम्युनल माइंड के ये लोग हैं। वो सारे देश में वो बाइट चल रहे हैं। ये डरा के लोगों को गुमराह करके लोगों को सत्य की रोटी सेकना चाहते हैं। हिंदू कहने का नहीं, हिंदू कहने का मतलब ये नहीं है। मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैं सोच के बोल रहा हूं। जिस दिन इस देश के मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक होगा, सबसे पहले खड़ा होने वाला मैं होऊंगा। लेकिन आप लोग झूठ मत फैलाइए। कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो देश से अपील करूंगा, साजिद रशीदी जैसे जहरीले और खतरनाक लोग क्या बात आपको भड़का रहे हैं। एक मिनट मौलाना साहब, आसिफ भाई कुछ कहना चाहते हैं। आसिफ भाई जी। पूरे दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। फिर भी आजादी चाहिए आपको, फिर भी आजादी चाहिए आपको, फिर भी आजादी चाहिए आपको। अगर हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क तो किससे आजादी चाहिए आपको? जवाब दीजिए, किससे आजादी चाहिए आपको? इस मुल्क में अफरा से आजादी, नरेंद्र मोदी से आजादी, जफर इस्लाम से आजादी, जफर इस्लाम से आजादी, एनसीआर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए अब एजेंडा सामने आ गया, एजेंडा सामने आ गया, एजेंडा सामने आ गया। आप देख लिया ना, मैंने कहा था शुरू में, मैंने दीपक भाई शुरू में कहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनको इस्तेमाल करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करवाया, अब वहाँ कम्युनिस्टों को लगा कि हम पीछे पड़ गए। अच्छा एक मिनट मुझे कंक्लूड करना है, सबको मैं कंक्लूडिंग रिमार्क कहने का मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिना की विचारधारा पे को मानने वालों का इस सरजमीन पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि नाथूराम गॉडसे की विचारधारा पे यकीन रखने वालों के लिए भी इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम जिना को भी मुर्दाबाद कहते हैं और उन लोगों को भी मुर्दाबाद कहते हैं करेंगे जो नाथूराम गॉडसे की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, उनको भी मुर्दाबाद कहते हैं। और जो लोग जिना की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं उनको भी मुर्दाबाद। हमारा है, अच्छा हमारा है वो। आसिफ भाई कंक्लूडिंग 30 सेकंड बताइए। मैं ये आप आज़ादी की बात कर रहे हैं कि आज़ादी किससे चाहिए? देखिए कि इस मुल्क को सभी मज़ाहिब के बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां देके हासिल की है। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो एसिड है, वो जो हम गंगा जबरी तहजीब जिसको कहते हैं, तो लंबा वो हमारा सबसे बड़ा एसिड है। झूठ और फरेब बहुत जोड़ना है। एक मिनट मैं जफर भाई को लूंगा, फिर कंक्लूडिंग कमेंट। जफर भाई 30 सेकंड बाग में धरना है, उस झूठ और फरेब के धरने को खत्म कराने के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। बस सीधी सी बात तो ये है। जफर भाई आखिरी सवाल ये चाहते हैं, क्योंकि अब शाहीन बाग में 33 दिन तो खींच गया, ये चाहते हैं कि सरकार जाए, बीजेपी जाए, ताकि कुछ फेस सेविंग हो और धरना उठा ले। दिल्ली चुनाव तक रहेगा वो, दिल्ली चुनाव तक रहेगा, नहीं उठेगा। आप क्या जाएंगे? बीजेपी वाले जाएंगे। देखिए आसिफ भाई आपने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा? देखिए ये गलत कह रहे हैं आप आसिफ भाई के नाम पे, आसिफ भाई के नाम पे गलत कह रहे हैं। चलिए टाइम आप बात नहीं कही करके। जफर भाई 1 मिनट, सबके ऑडियो डाउन। जफर भाई कंक्लूड करिए, आपको सबसे कम वक्त मिला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दीपक जी, और इतना आग्रह करना चाहता हूं सर, बोलने दीजिए सर, बात रिपीट हो रही है। आसिफ भाई बात रिपीट हो रही है। जफर भाई जल्दी कंक्लूड करिए।
मैंने शुरू में कहा था कि देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम समाज को ढाल की तरह इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। आपके इसी प्रोग्राम में एजेंडा क्लियर हो गया, एक्सपोज हो गया आसिफ भाई और साजिद रशीदी जी कि इनका असल मकसद क्या है। मुस्लिम समाज को डराने का काम ये कर रहे हैं, ये उनके कांग्रेस पार्टी और बाकी दीगर पार्टियों के एजेंट होकर के मुस्लिम समाज को डराने का काम करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के सभी लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। चलते चलते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। अगर किसी को शक हो उसका निवारण नहीं किया जा सकता। ये जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है ये शक के आधार पर खड़ा हुआ है। हुकूमत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है ये आप जज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कुछ लोगों के अपने कुछ अन्य बिजनेस इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक बड़े पुराने व्यक्ति के साथ, जब एक पुराने महात्मा के साथ नाइंसाफी हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे वाहे गुरु, इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। यही मैं CAA, NRC और NPR के बारे में सवाल उठाने के लिए कहना चाहूँगा कि हे भगवान, इन्हें नहीं पता ये आने वाले समय में अपने समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।